हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट जो है वो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DCCN भी कह सकते हैं। आज के लेक्चर में DCCN के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 के टॉपिक्स क्या क्या होंगे, कौन कौन सी थ्योरीज उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ये जानने से पहले हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन और दूसरा पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, सिग्नल्स टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ होते हैं, और कम्युनिकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जहाँ तक कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें हम दो सिस्टम्स को या दो से अधिक सिस्टम को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरह का फिजिकल ओरिएंटेशन होता है उनमें, जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसमें प्रोटोकॉल्स, मतलब दो सिस्टम्स के बीच जो कम्युनिकेशन करना है या कराना है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफाइंड होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे। रेफरेंस मॉडल मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, मार्केट में तमाम कंपनीज़ के नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो हब हो। तो अलग अलग कंपनी का, जैसे D-Link हुआ या फिर सिस्को हुआ, ये तमाम अलग अलग कंपनीज जो होते हैं वो अपने पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उनके लिए एक रेफरेंस बनाया जाता है, एक रेफरेंस गाइडलाइन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वो रूल्स को फॉलो करके अपने नेटवर्क डिवाइसेस बना करके मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क के फ्लो होते हैं, जो नेटवर्क फ्लो होते हैं, ट्रैफिक्स होते हैं, उसको कैसे सिक्योर बनाया जाए, कैसे सिक्योर किया जाए ताकि वो किसी अटैकर या किसी हैकर के हाथ ना लग जाए और हमारा डेटा मिसयूज़ होने से बच जाए। उसके बाद नेटवर्क में किस तरह के ट्रबल्स आते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको किस तरह से शूट आउट किया जाता है या फिर उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, ये भी हम कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन से अपना स्टार्ट करेंगे ये सब्जेक्ट। ठीक है, सो जो पहला हमारा पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन, उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे हम। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो पढ़ेंगे, कितने डायरेक्शंस में डेटा फ्लो कर सकता है, उसको क्या क्या नाम देते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया, दोनों की बात है। ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम वो क्या होता है या कितने टाइप का होता है और इसमें कैसे हम डेटा को फ्लो कराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। उसके बाद कितने तरह के अलग अलग सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स, और उसमें जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे बिट रेट हो, बिट लेंथ हो, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हो, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट स्लाइड। एक्चुअली सबसे पहले जो क्वेश्चन मन में आता होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो अगर हम साधारण बोल चाल की भाषा में बात करें, दैनिक जीवन की बात करें, तो उसमें कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में संवाद भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन होने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। अदरवाइज़ अगर हम अकेले ही कुछ बोलते रहें तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, अनटिल अनलेस कि वो चीज़ या वो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो किसी अन्य के साथ शेयर न किया जाए। तो कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, ये कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। पहला होता है लोकल कम्युनिकेशन, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब कि आमने सामने रह करके, जैसे दो व्यक्ति अगर आमने सामने हैं, अगर वो सूचनाओं का या फिर डेटा का या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं,
तो वो लोकल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। दूसरा है रिमोट कम्युनिकेशन या डिस्टेंट कम्युनिकेशन। नाम से लग रहा है डिस्टेंस मतलब कि वो कम्युनिकेशन जिसमें एक व्यक्ति एक स्थान पे है, दूसरा व्यक्ति वहाँ से काफ़ी दूर, यू कैन से कि वो एक अलग सिटी में है, ठीक है। उनके बीच जो अगर कम्युनिकेशन होता है तो वो एक रिमोट कम्युनिकेशन कहलाता है या डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। टेलीफोन पे हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति जैसे सपोज़ कि वो बनारस में है, दूसरा व्यक्ति लखनऊ में है या फिर वो इलाहाबाद में है, तो वो आपस में बात करते हैं, तो वो एक रिमोट कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। रिमोट कम्युनिकेशन अगर हम कोई एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं उसमें एक वर्ड टेली अगर वर्ड मिलता है तो वो हम पहचान कर सकते हैं ये एक रिमोट कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफी या टेलीविज़न, ये रिमोट कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की। अभी तक तो हमने बात किया नॉर्मल कम्युनिकेशन का, अब बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन का। डेटा कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट था कम्युनिकेशन वाले हम जब पढ़ रहे थे स्लाइड में, लेकिन यहाँ पर जब डेटा कम्युनिकेशन बात होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपलसरी है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मध्य डेटा का आदान प्रदान या डेटा का शेयरिंग करना ही क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। हम यहाँ जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये डायग्राम भी दिया हुआ है, एक ओवरऑल समझ सकते हैं इस डायग्राम से कम्युनिकेशन क्या है। जैसे कि कम्युनिकेशन में अगर हम समझे तो इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। एक ट्रांसमिशन मीडिया होता है, डेटा होता है और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है या सेट ऑफ रूल्स होता है। सेंडर काम क्या होता है, किसी भी डेटा को सेंड करना या फिर भेजना, ठीक है। रिसीवर का काम क्या होता है कि उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। तीसरा है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कैसे कनेक्शन करना है, कैसे उनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि हमारा डेटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए। तो वो उस पार्ट को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं या ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। चौथा होता है डेटा। डेटा मतलब जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर को, वो डेटा कहलाता है, डेटा पार्ट। और पांचवा होता है सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जो जिसके अंतर्गत ये कम्युनिकेशन कराना होता है। हर एक कम्युनिकेशन का एक रूल होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है हर एक कम्युनिकेशन का। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको हम सबसे स्टार्टिंग में हेलो या अपने इंडियन कल्चर में हम नमस्ते बोलते हैं, तो ये स्टार्टिंग हुआ। और कन्वर्सेशन ख़त्म करने के बाद यानी इन्फॉर्मेशन और डेटा को शेयर करने के बाद लास्ट में हम थैंक यू या धन्यवाद बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से एक रूल हुआ कि हेलो या फिर नमस्ते बोल कर हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं और थैंक यू या धन्यवाद बोल करके हम कम्युनिकेशन को एंड करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक सर्टेन रूल हुआ। इसी तरह जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये ओवरऑल एक तरह से स्ट्रक्चर हुआ है, एक तरह से एक लेआउट हुआ डेटा कम्युनिकेशन का, समझने के लिए कि कितने एलिमेंट होते हैं और उनका क्या क्या अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब चूँकि जो डेटा होता है वो उसका एक डायरेक्शन होता है कि इस तरफ से किस तरफ वो फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लोइंग ऑफ डेटा इन डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डेटा फ्लो। इन एनी डायरेक्शन मतलब ये हुआ कि अगर दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, तो डेटा जो होता है वो फ्लो हो सकता है सिस्टम ए से सिस्टम बी की तरफ या सिस्टम बी से सिस्टम ए की तरफ। वो एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में वो फ्लो हो सकता है। और इन्हीं डायरेक्शन ऑफ फ्लो को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ तीन नाम निकल के आता है। पहला होता है सिंप्लेक्स, तीन टाइप निकल के आता है डेटा फ्लो का। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स। हम बारी बारी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जो पहला टाइप है
डायरेक्शन डेटा फ्लो में, वो है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में एक चीज़ ध्यान रखना है हमें, इस सिस्टम के अंतर्गत एक जो होता है सिस्टम जो होता है वो एक सेंडर होता है और दूसरा केवल रिसीवर होता है। ठीक है, डिफिनेशन क्या कहता है, डेटा कैन फ्लो इन जस्ट वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज़ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओनली। मतलब ये कि डेटा जो होता है वो सेंडर से भेजा जाएगा, सेंडर सिस्टम से भेजा जाएगा और रिसीवर सिस्टम से उसको रिसीव किया जाएगा। ठीक है, इसमें डेटा होता है वो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। एक डायरेक्शन मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ, ऐसा नहीं है कि रिसीवर से सेंडर की तरफ डेटा फ्लो होगा। चूँकि एक डायरेक्शन में ये डेटा फ्लो होता है इसलिए इसको यूनी डायरेक्शनल या वन वे डायरेक्शनल डेटा फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे घरों में जो DTH लगा होता है उसमें जो सिग्नल आ रहा होता है वो एक बेस स्टेशन से आ रहा होता है। तो जो बेस स्टेशन होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन या फिर जो भी चैनल्स का प्रसारण है वो रिले किया जाता है और हमारे घरों में जो DTH लगा होता है वो उसको रिसीव करके TV चैनल्स पर उसका पिक्चर दिखाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक वन वे डेटा फ्लो हुआ। ऐसा तो है नहीं कि हम DTH से वापस हम इंफॉर्मेशन बेस स्टेशन को भेज सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वन वे हुआ है। इसका दूसरा एग्जांपल है सिस्टम्स में जो डेस्कटॉप वगैरह पे होता है, जो कीबोर्ड लगा होता है या लैपटॉप में कीबोर्ड जो होता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जब हम कोई भी वर्ड प्रेस करते हैं, कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन CPU को जाता है। अब ऐसा नहीं है कि CPU से वापस इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, वन वे है, मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ केवल। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स हुआ। दूसरा टाइप होता है हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या था कि एक सिस्टम केवल सेंडर था और दूसरा सिस्टम केवल रिसीवर था, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन होता है सिंप्लेक्स का, जिसमें दोनों सिस्टम यानी सिस्टम A और सिस्टम B दोनों कैपेबल होते हैं डेटा को सेंड करने और डेटा को रिसीव करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम सिस्टम A टू सिस्टम B एंड ऑल्सो फ्रॉम सिस्टम B टू सिस्टम A बट वन डायरेक्शन एट वन टाइम। मतलब ये कि हाफ डुप्लेक्स में जो डेटा होता है वो दोनों तरफ ट्रैवल कर सकता है, यानी एक सिस्टम, चाहे वो सिस्टम A ले लें चाहे सिस्टम B ले लें, वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, एक काम वो एक टाइम पे करेगा। मतलब अगर यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया हुआ है, जैसे अगर 9 बजे सपोज़ कि सुबह के 9 बजे ये जो सिस्टम B है ये डेटा को रिसीव करता है, तो अब ऐसा नहीं है कि 9 बजे ही वो डेटा को सेंड भी करना शुरू कर देगा, नहीं, क्योंकि एक टाइम पे केवल एक ही काम होगा, या तो रिसीव हो रहा होगा या तो फिर सेंड हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर वो 9 बजे रिसीव कर रहा है तो 9:05 पे, 6 मिनट पे, 2 मिनट पे वो डेटा को सेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि 9 बजे रिसीव भी कर रहा है, 9 बजे सेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम होगा, एक साथ नहीं होगा। ये हाफ डुप्लेक्स की डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल है सिंपल वॉकी टॉकी, जो क्रिकेट मैच वगैरह में हम देखते हैं कि जो फील्ड अंपायर होता है उसको कोई डाउट होता है, रन आउट केस में कोई डाउट होता है तो वो थर्ड अंपायर से कुछ पूछता है। उसके पास एक मोबाइल जैसा डिवाइस होता है जिस पे वो बटन लगा होता है, साइड में बटन होता है, वो दबाता है और दबा करके वो दबाने का मतलब वो एक तरह से सेंडर बन गया है, और जो पवेलियन इन में जो थर्ड अंपायर बैठा होगा वो जो इसका पेयर होता है, जो दूसरा वॉकी टॉकी होता है, उस पर वो उसको सुनता है। मतलब वो एक तरह से वो रिसीवर काम कर रहा है और जो फील्ड अंपायर है वो सेंडर का काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइम पे क्या करता है, ये अंपायर वो बटन छोड़ देता है, जो फील्ड अंपायर होता है उस बटन को छोड़ देता है। इसका मतलब ये अब वो रिसीव करने के लिए तैयार है, और जो थर्ड अंपायर जो बैठा होता है पवेलियन इन पर, वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ से सेंड करता है, तो ये रिसीव करता है। तो इस तरह से क्या हुआ है, एक टाइम पर वो उसने डेटा सेंड किया, अगले टाइम पर उसने डेटा को रिसीव किया। तो एग्जांपल है। पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसमें भी जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच वायरलेस में जो मैसेज पास ऑन होते हैं वो भी इसी वक्त प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है हाफ डुप्लेक्स का। इसमें भी दोनों जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम A और सिस्टम B जो होते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि वो डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं।
डेफिनेशन क्या है? डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, एक टाइम पर। दैट इज फ्रॉम ए सिस्टम ए टू सिस्टम बी एंड ऑल्सो फ्रॉम सिस्टम बी टू सिस्टम ए एट द सेम टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइमल्टेनियसली या फिर सेम टाइम एक ही बात है। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं, जो डायग्राम दिया है वो उससे समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम बी है वो 9 बजे इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहा है और 9 बजे ही इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम बी है वो एक ही टाइम पे रिसीव भी कर रहा है, सेंड भी कर रहा है, सॉरी रिसीव भी कर रहा है और इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फुल डुप्लेक्स हुआ। इसका एग्जांपल है सिंपल, जो हम यूज़ करते हैं, टेलीफोन, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, वो सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स का, क्योंकि उसमें हम एक ही समय पे बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ हमें सुनना है फिर बोलना है। उसमें हम सामने वाले की बात अगर कंप्लीट नहीं भी हुई होती है तब भी हम अपना बोलना स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब अगला जो इसमें टॉपिक है वो ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम। डेफिनेशन क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पाथ थ्रू विच डेटा कैन ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया एक तरह का रास्ता होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके सोर्स से डेस्टिनेशन या फिर सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचता है। ठीक है, तो जो सिस्टम आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, सपोज कि हमें दो सिस्टम को जो है आपस में कनेक्ट करना है, उनके बीच डेटा का आदान प्रदान करना है, शेयरिंग करना है, तो उनको हम पहले कनेक्ट करेंगे। तो जो कनेक्शन जो उनके बीच होता है वो एक तरह का पाथ इस्टेब्लिश करता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचेगा। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो भी दो टाइप में होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। नाम से लग रहा है गाइडेड मीडिया, मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है वायर्ड। गाइडेड मीडिया, वायर्ड मतलब ये होता है कि दो सिस्टम के बीच फिजिकल कनेक्शन करना। फिजिकल कनेक्शन इन द सेंस कि उनके बीच तार से जो है कनेक्शन करना। तार भी कई तरह के होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। केबल कई तरह के होते हैं। गाइडेड सेंस कर रहा है कि गाइड देना, जैसे कि मान लो सपोज कि आपसे कोई स्ट्रेंजर रास्ता पूछता है कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है, कैसे जाना है, हमने रास्ता देखा नहीं है। तो आप उसको रास्ता बताते हो, कैसे कैसे जाना है वो आप उसको बता देते हो। तो वो क्या करता है, उस रास्ते, बताए हुए रास्ते पर वो चलता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो आप क्या है, आप एक तरह से गाइड का काम किया है। वैसे ही तरह जो इसमें फिजिकल कनेक्शन होता है वो एक तरह से गाइड का काम करता है डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। ये भी 3 तरह का होता है: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला ट्विस्टेड पेयर केबल है, आप देख रहे होंगे कि इससे भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसके बारे में हम बारी बारी पढ़ते जाते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया। नाम से लग रहा है प्रोवाइड प्री डिफाइंड फिजिकल पाथ। अभी मैंने डिस्कस किया प्री डिफाइंड फिजिकल पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल बिटवीन कम्युनिकेशन या बिटवीन कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल रेलवे ट्रैक या फिर अभी मैंने एक बताया आपको गाइड वाला एग्जांपल, ये हो सकता है, हम समझ सकते हैं। अगला है इसी का जो गाइडेड मीडिया में पहला पार्ट है वो ट्विस्टेड पेयर केबल का है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो कॉपर का बना होता है। डेफिनेशन क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल इज मेड अप विथ कपल ऑफ कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टू ईच अदर। ये वर्ड आप देख रहे होंगे, ट्विस्टेड टू ईच अदर का मतलब कि जो 2 कॉपर वायर होते हैं वो आपस में ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड मतलब लिपटे होते हैं। ठीक है,
और जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये ट्विस्टेड किया गया है। यहाँ पर 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर यानी 8 केबल्स हैं, जिनको आपस में 2-2 के पेयर में ट्विस्ट किया गया है। अब मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि ये ट्विस्ट क्यों होते हैं, तो उसके पीछे भी एक फैक्ट है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। चूँकि क्या होता है कि इन वायर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो होता है तो इन वायर में एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, वो ईएमएफ क्या होता है, जो नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करना शुरू करता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स ऐड करना शुरू कर देता है, जिसको हम नॉइज़ बोलते हैं, या सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देता है, सिग्नल में एरर्स इंक्लूड कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो हमारा जो एक्चुअल डेटा होता है जो सेंडर ने भेजा है रिसीवर के लिए, जब वो रिसीवर एंड पे रिसीव होता है तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू ऐड हो जाए, या फिर जो ओरिजिनल डेटा है वो टोटली चेंज हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि इनका जो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है वो रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जो तार होता है कभी जब ट्विस्ट करते हैं, लपेटते हैं, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट ईएमएफ जो होता है, इन्फ्लुएंस जो होता है, उसका प्रभाव जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इसलिए ट्विस्ट किया जाता है। इसीलिए जितना नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पर मीटर हम बढ़ाते जाते हैं, हमारा डेटा उतना ही एक्यूरेट होता जाता है, हमारा डेटा उतना ही नॉइज़ फ्री रहता है, उसमें नॉइज़ उतना नहीं रहता है। जितना भी हम उसको लपेटते जाते हैं, जितना अधिक लपेटा रहेगा, हमारा डेटा उतना ही सिक्योर और नॉइज़ लेस रहेगा। सिक्योर नहीं कह सकते, नॉइज़ लेस रहेगा। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर में जैसे मैंने डिस्कस किया कि 2 टाइप के होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड। तो पहला डिस्कस करते हैं अनशील्डेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, बोथ ट्विस्टेड पेयर वायर्स इज कवर्ड विथ प्लास्टिक कवर। इसमें सिंपल सा है, जो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये जो ट्विस्टेड पेयर हैं इनको अलग से प्लास्टिक के कवर में बंद कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, ताकि ये धूल धूप पानी से कुछ हद तक बचा रहे। ठीक है, इसका डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। अब इसी का अगला जो टाइप है वो शील्डेड। शील्डेड मतलब, शील्ड मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर ऐड करना। इन एसटीपी बोथ ट्विस्टेड वायर इज कवर्ड विथ मेटल मेश एंड देन प्लास्टिक कवर। इसमें जैसे एग्जांपल डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें ये कॉपर वायर था जो प्लास्टिक में कवर था पहले से ही, उसमें एक एक्स्ट्रा मेटल मेश जो है, एक मेटल का एक जाल नुमा ऐड कर दिया गया उसको, और फिर उसके बाद उसको कवर कर दिया गया प्लास्टिक में। इससे क्या हुआ, इससे ऐसा किया गया करने से जो है जो तार की मजबूती है वो और बढ़ गई, है ना। अब क्या होगा कि जैसे अब लैब वगैरह में जो लैंस बनाए जाते हैं, सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तार फर्श पे से होकर के जाता है, तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति के पैर में फंस करके वो तार सपोज कि वो लग गया, तो उस केस में कुछ हद तक ये सस्टेन कर पाएगा, और जो वीकनेस रहती है इस तार की वो दूर हो जाएगी इससे। एसटीपी केबल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट। स्ट्रॉन्ग समझ गए आप, मजबूत हो जाता है। रोबस्ट मतलब कि वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, एक्सट्रीम गर्मी हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, उस केस में भी ये रोबस्ट रहेगा, उस केस में भी ये सस्टेन रहेगा और बेयर कर सकता है सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। ठीक है, अब ट्विस्टेड पेयर, सपोज कि अगर 2 सिस्टम को हमको कनेक्ट करना है, तो ऐसा तो है नहीं कोई तार हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर कनेक्टर आता है। ठीक है, लैन केबल जिसको बोलते हैं, लैन केबल में 2 कनेक्टर लगे होते हैं। अगर ध्यान से आप लैन केबल देखेंगे तो दोनों एंड पर, दोनों सिरों पर कनेक्टर लगा होता है, इस तरह का कनेक्टर लगा होता है, जिसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है, इनका दोनों, इसका यूज़ जो है दोनों एंड पे किया जाता है 2 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब इसमें जो कनेक्टर होता है, RJ45 कनेक्टर जो होता है, उसमें 8 स्लॉट्स होते हैं। देखिए अब यहाँ पर 8 वायर हैं, 4 पेयर मतलब 8 वायर्स,
जब इन वायर 8 वायर को हम अलग करते हैं, ट्विस्टिंग इनका अनट्विस्ट करते हैं, तो 8 स्लॉट्स में हम इनको इंसर्ट करते हैं उन वायर को, और फिर इसको क्रिम्पिंग टूल से पंच करते हैं, प्रेस करते हैं। तो इनके अंदर जो मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, इन कनेक्टर के अंदर छोटे छोटे मेटल प्लेट्स लगे होते हैं, वो मेटल प्लेट्स इन वायर को कट करके वायर में टच हो जाते हैं, जिनसे कि मेटल उन वायर से कनेक्ट हो जाता है और दोनों सिस्टम को हम आपस में जोड़ सकते हैं फिर उसके बाद। तो ये रहा ट्विस्टेड पेयर के बारे में सारी जानकारी। अगला है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में 2 वायर नहीं होते हैं, बल्कि एक सॉलिड वायर होता है, जिसे सेंट्रल कोर या कंडक्टर भी कहते हैं। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में ये कंडक्टिंग कोर है, ये प्लास्टिक का कवर है, ये इसमें अलग से मेश है, वायर्ड मेश है जालनुमा, फिर उसके बाद अलग से इसको प्लास्टिक के कवर में, हार्ड प्लास्टिक के कवर में इसको कवर किया जाता है। जैसे आप एक्चुअल डायग्राम देख सकते हैं, ये रियल सिनेरियो में यूज़ होता है। ये आप देख सकते हैं कवर का ये वायर है, कंडक्टिंग कोर, उसके बाद हार्ड प्लास्टिक का कवर है, उसके बाद एक मेटल मेश है, फिर उसके बाद एक प्लास्टिक का कवर है। ये बहुत ही रोबस्ट होता है। जो हमारे घरों में जो DTH केबल होता है, जो ऊपर एंटीना लगाता है, फिर एंटीने से जो वायर नीचे DTH केबल में आता है, वो यही कोएक्सियल केबल होता है। क्योंकि ये इसको इसलिए इतना मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि जो वायर होता है वो 12 महीना कई सालों तक छत पर पड़ा रहता है, जिसमें धूप भी रहता है, धूप भी आता है, बरसात भी होती है, सर्दी भी आती है। तो उन सब वायर को इतना मजबूत बनाया जाता है कि इतने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को वो सह पाए आराम से, और हमारा जो वायर हो वो उसमें कोई खराबी ना आए। ठीक है। कोएक्सियल केबल जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल हमने अभी बताया, जो हमारे घरों में जो एंटीना लगा होता है, सेट टॉप बॉक्स का जो एंटीना लगा होता है, उस वहाँ से जो सेट टॉप बॉक्स में जो आता है वायर, वो कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है। कोएक्सियल केबल का भी कनेक्टर होता है, सबने घरों में देखा भी होगा। जो DTH वायर जो आता है और DTH सेट टॉप बॉक्स में जो लगता है कनेक्टर एंड पर, आप देखे होंगे, उस एंड पर यही कनेक्टर, जिसका नाम BNC है, BNC का फुल फॉर्म है बायोनेट नेल कॉन्सलमैन, इसी कनेक्टर का यूज़ करते हैं उस वायर को टीवी से या सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। ये BNC कनेक्टर है, ये BNC T कनेक्टर है, और ये टर्मिनेटर। इसका टर्मिनेटर का मतलब कि अगर हमें किसी वायर का जो है इसको स्टॉपर रोकना है उसको, और आगे फ्लो ना हो या फिर डेटा सिग्नल हमारा लॉस ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर BNC टर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। या फिर अगर हमें घरों में अपने एक से ज़्यादा टीवी चलानी है, तो सिंगल DTH केबल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके हम 2 टीवी चला सकते हैं, तो वहाँ पर BNC T कनेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये रही बात BNC कनेक्टर की और कोएक्सियल केबल की। अब एक नोट है, एक आपको बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं और जो कोएक्सियल केबल होते हैं, उनमें जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में फ्लो होता है। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं, उसमें जो डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है वो, उसमें मेन जो पार्ट होता है वो जो जिसे हम सेंट्रल कोर कहते हैं, वो ग्लास या फाइबर से बना होता है, बहुत ही पतले ग्लास या फाइबर से बना होता है। ठीक है। और जो डेटा जो होता है वो हमारा वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, सिग्नल के फॉर्म में, लाइट सिग्नल कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं, लाइट सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है। और जो इसमें जो डेटा फ्लो होता है, वो जो रिफ्लेक्शन का जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। जैसे हम किसी दर्पण में हम अगर प्रकाश जलाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ भी दिखता है, तो
उसी प्रिंसिपल ये काम करता है, उसी प्रिंसिपल पर, क्योंकि जो इसमें ग्लास जो पतला ग्लास या फाइबर होता है उस पर क्लैडिंग की जाती है। क्लैडिंग मतलब उसको एक तरह से दर्पण बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि हमारा जो लाइट डेटा होता है, डेटा लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़े, फिर रिफ्लेक्ट होकर के फिर आगे बढ़े। इस तरह से वो आगे बढ़ता है और डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो फाइबर या ग्लास जो होता है जिसमें डेटा हमारा ट्रेवल करता है। उसके बाद इनर कोटिंग होती है, ताकि जो डेटा हो वो पूरी तरह से जो ग्लास हो वो एक्ट एज अ मिरर की तरह वो काम करे और उसमें रिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए कोटिंग की जाती है, इनर कोटिंग की जाती है। उसके बाद उसको प्लास्टिक के एक्स्ट्रा लेयर से उसको मजबूत किया जाता है, और उसके बाद फिर आउटर जैकेट को प्लास्टिक से या फिर मेटल सील से और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को फाइबर, जैसे मैंने बताया फाइबर ऑप्टिक्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहते हैं। ठीक है। अगर इसके हम बात करें कि फाइबर ऑप्टिक्स के ट्रांसमिशन में कितने एलिमेंट होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट होते हैं। पहला लाइट सोर्स, जिसके थ्रू हमें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो एलिमेंट है वो है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स मतलब जो हमें डेटा भेजना होता है तो वो सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो लाइट सोर्स होता है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन जो लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो फाइबर ऑप्टिक्स से होता हुआ वो सेंडर साइड में जाएगा, रिसीवर साइड में जाएगा। और रिसीवर साइड में क्या होगा, वो जो लाइट डेटा मिला है हमें उसका कन्वर्जन होता है, फिर से कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ताकि जो एक्चुअल मैसेज है वो रिसीवर पढ़ सके। तो इसके 3 एलिमेंट नज़र आ गए, पहला लाइट सोर्स, दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स केबल और तीसरा लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर का ही क्या काम करता है, जो लाइट हमें सेंडर द्वारा मिला है उसको वापस से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ट्विस्टेड पेयर में चाहे कोएक्सियल केबल में, कि जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में फ्लो होता है, और इसीलिए उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो डेटा को डिस्टर्ब करता है, सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर फाइबर ऑप्टिक्स की, तो इसमें जो डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। और जब ईएमएफ जनरेट नहीं होता है, इसलिए जो डेटा होता है वो टोटली इंटैक्ट होता है, मतलब किसी भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। और डेटा जो होता है वो हमारा नॉइस लेस होता है, उसमें किसी प्रकार का नॉइस नहीं होता है, ऑलमोस्ट नॉइस लेस होता है। ठीक है। और एक और एडवांटेज है इसका कि जो डेटा होता है वो लाइट फॉर्म में होने की वजह से लाइट की स्पीड में वो ट्रैवल करता है, लाइट के स्पीड में ट्रैवल करता है। और जो इसकी स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है, बहुत ही फास्ट होता है। लाइट की स्पीड ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सच ए ह्यूज अमाउंट पर किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये कि बहुत हाई स्पीड में डेटा ट्रैवल करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी कनेक्टर होता है, क्योंकि सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है ये बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इसको ज़रा सा भी जर्क लगता है तो ये टूट सकता है और टूट जाता है। इसीलिए इसको हैंडल करना, इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर फाइबर ऑप्टिक्स ब्रेक हो जाता है तो उसके लिए कनेक्ट करने के लिए कई तरह के कनेक्टर्स आते हैं, जैसे कि ST कनेक्टर, MJRT कनेक्टर, SC कनेक्टर और भी हैं तमाम। तो ये आपके क्या हुए, कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स का जो यूज़ होता है वो टेलीकॉम कंपनी द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है अनगाइडेड। अभी तक बात कर रहे थे हम लोग गाइडेड मीडिया की, अब अगला हम स्टार्ट करेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का अगर हम डिफिनेशन देखें
कि अनगाइडेड मीडिया डज नॉट प्रोवाइड एनी प्री डिफाइंड फिजिकल पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल बिटवीन कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स। मतलब ये कि अनगाइडेड मीडिया में किसी भी प्रकार का कोई पहले से डिसाइड किया हुआ या पहले से डिफाइन किया गया पाथ नहीं होता है। मतलब उसमें डेटा किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच सकता है। ठीक है। डेटा ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तक हम लोगों ने सिग्नल का फॉर्म पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या लाइट सिग्नल के रूप में ये ट्रेवल करता है डेटा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनगाइडेड में, तो अनगाइडेड में वेव्स के थ्रू या वेव्स के माध्यम या वेव के रूप में डेटा ट्रेवल करता है। और जो रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स का जिसमें डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है वो है 3 किलो हर्ट्ज से 900 टेरा हर्ट्ज तक। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जो हवा होता है, हवा एक प्रकार का अनगाइडेड मीडिया होता है। जैसे अगर मैं किसी दूसरे पर्सन से बात करना चाहता हूँ जो मेरे सामने है, तो मैं उससे बोलूँगा, तो बोल तो दिया मैंने, बट उसको मैं अपने आवाज़ को मैंने किसी प्रकार का उसको पाथ नहीं दिया कि आपको इसी रास्ते जाना है। अब मेरी आवाज़ थ्रू एयर किसी भी तरीके से रिसीवर के पास पहुंच सकता है। तो हवा या एयर जो होता है वो एक तरह का अनगाइडेड मीडिया या मीडियम होता है। जो वेव्स होते हैं वो भी 3 प्रकार से ट्रैवल करते हैं, 3 प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। कितने कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है ग्राउंड प्रोपगेशन, दूसरा है स्काई प्रोपगेशन और तीसरा है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। ग्राउंड प्रोपगेशन जो होता है इसमें मैंने लिखा हुआ है फॉर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। मतलब ग्राउंड प्रोपगेशन के अंतर्गत जितने भी लो फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल होते हैं वे ट्रांसमिटिंग एंटीना से सभी दिशाओं में, ठीक है, वातावरण के सबसे निचले स्तर पर प्रोपगेट करता है। सबसे निचला स्तर जो होता है वो सब उस पे जो है इस प्रकार का प्रोपगेशन होता है। अगला आता है स्काई प्रोपगेशन। स्काई प्रोपगेशन जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के लिए होता है। और जो स्काई प्रोपगेशन के अंतर्गत हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो होते हैं वो वातावरण के आयनोस्फीयर, जिसको हम हिंदी में आयन मंडल कहते हैं, उसमें प्रोपगेट करता है। ठीक है। और जो अगला है लाइन ऑफ साइट जो है उसमें जो प्रोपगेशन होता है वो बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी के लिए जो सीधी लाइन में एक एंटीना से दूसरे एंटीना की तरफ प्रोपगेट करता है। लाइन ऑफ साइट मतलब कि अगर दो एंटीना को अगर कम्युनिकेट कराना है, उनके बीच प्रोपगेशन कराना है वेव्स का, तो उन दोनों को एक दूसरे के सामने एक सीध में रखना होगा, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। ठीक है। अनगाइडेड मीडिया भी 3 प्रकार के कैटेगरी में होता है, कैटेगराइज्ड होता है। पहला होता है रेडियो वेव्स, दूसरा होता है माइक्रोवेव्स और तीसरा होता है इंफ्रारेड। तीनों में केवल फ्रिक्वेंसीज का रेंज का फ़र्क होता है और इनके फंक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या फ़र्क होता है इसमें। रेडियो वेव्स जो होता है एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो रेंज होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है। और जो इस प्रकार के जो वेव्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, सभी डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, इसलिए इसको ओमनी डायरेक्शनल वेव्स भी कहते हैं। ओमनी डायरेक्शन मतलब होता है सभी दिशाओं में, ओमनी मतलब होता है सभी, और डायरेक्शनल मतलब सभी दिशाओं में प्रोपगेट या विचरण करने वाला वेव्स होता है ये रेडियो वेव्स। ठीक है। दीज वेव्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ स्काई प्रोपगेशन। चूँकि क्या होता है ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, इसलिए ये जो होते हैं ये स्काई लो फ्रिक्वेंसी नहीं कह सकते, इसको हाई फ्रिक्वेंसी होता है, लो से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्काई प्रोपगेशन का प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है।
और रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन इज़ यूज इन एफएम रेडियो, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एंड कॉर्डलेस फोन्स। मतलब अभी जो हम अपने घरों में रेडियो एफएम रेडियो सुनते हैं या फिर जो टेलीविज़न में हम ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं वो रेडियो वेव्स के अंतर्गत ही होता है। मतलब जो बेस स्टेशन होता है वो कार्यक्रम्स को वहाँ से रिले करता है और वाया अनगाइडेड मीडिया यानी रेडियो वेव्स होकर के उसके थ्रू होकर के वो इन्फॉर्मेशन हमारे DTH को आता है, एंटीना को आता है, एंटीना से DTH में आता है और DTH के बाद हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ओमनी डायरेक्शन एंटीना का एग्जांपल है ये, जैसे वायरलेस का जो एंटीना होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, या फिर कहीं कहीं आपने देखा वायरलेस राउटर्स होते हैं उनमें जो एंटीना होता है वो भी वायरलेस जो होता है वो भी ओमनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं एंटीनास के। अगला आता है माइक्रोवेव्स। जो अगला वेव है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव है, बस फ़र्क इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज का है। फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब कि इसका जो रेंज होता है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। ठीक है, और जो ये वेव्स होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। देखिए दीज वेव्स प्रोपेगेट इन ओनली वन डायरेक्शन, हेंस कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब वन होता है, डायरेक्शनल मतलब दिशा, मतलब एक ही दिशा में प्रोपेगेट या विचरण करने वाला वेव्स माइक्रोवेव्स कहलाता है। ठीक है, दीज वेव्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। इसका मतलब कि दो एंटीना अगर आपस में इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करना चाहती हैं तो दोनों को एक लाइन एक सीध में होना होगा। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं कि अगर ये हॉर्न एंटीना होता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, और पैराबोलिक जो डिश एंटीना होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, यानी एक ही टावर पर दो तरह के एंटीना लगे होते हैं, जिसमें से एक एंटीना यूज़ करता है सेंडर का इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, और दूसरा जो एंटीना होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। इस तरह के आपने एंटीना देखे होंगे, जो टावर्स लगे होते हैं, मोबाइल टावर्स लगे होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, माइक्रोवेव से काम करते हैं, जो लाइन ऑफ साइट पर काम करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे फ्रिक्वेंसीज़ के वेव्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए वेव्स के लिए होता है माइक्रोवेव्स। अगला है इंफ्रारेड। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ तक होता है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी जो होता है इसमें बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का भी यूज़ होता है। आप फ्रिक्वेंसी रेंज देख रहे हैं। और जो इंफ्रारेड होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मोबाइल में पहले एक टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ करती थी डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, इंफ्रारेड में जब दो मोबाइल को आपस में हम जब टच कराते थे या सटाते थे या फिर बहुत ही कम दूरी पर रखते थे, तब जा कर के डेटा हमारा सेंड होता था, शेयर होता था। इस प्रकार समझ सकते हैं जो ब्लूटूथ है उसका लोअर वर्जन इंफ्रारेड होता है। दीज वेव्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ साइट। ऑब्वियसली इसको लाइन ऑफ साइट में करने पर ही डेटा हमारा शेयर हो पाता था, अगर दूसरे डायरेक्शन में है तो डेटा हमारा शेयर नहीं हो पाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है घरों में जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें आप देखा होगा कि लाइन ऑफ साइट मिलाने पर ही रिमोट काम करता है। अगर हम टीवी के अपोजिट डायरेक्शन में करके जो है उसमें कोई अगर बटन दबाते हैं तो रिमोट काम नहीं करता, या फिर टीवी में चैनल चेंज या वॉल्यूम चेंज जो भी हम काम कर रहे होते हैं रिमोट के थ्रू, वो काम या एक्शन उसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है वो इंफ्रारेड के अंतर्गत आता है। अभी तक के स्लाइड्स में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो और ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम। अब अगला जो टॉपिक होगा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, बिट रेट, बिट लेंथ और सिग्नल्स में कितने तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अटेन्यूएशंस, डिस्टॉर्शंस और नॉइजेस इसके बारे में जानेंगे, जो कि एक ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का कॉज होता है, उसके बारे में जानेंगे।
तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स एक प्रकार का फ्रिक्वेंसी बैंड होता है जिसका मेन काम जो होता है वो डेटा को कैरी करना होता है। डेटा को कैरी कहाँ से कहाँ तक करता है? फ्रॉम सेंडर से रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो कैरी करता है थ्रू चैनल, थ्रू मीडियम। मतलब फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल जो होता है वो फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है जिसका मेन उद्देश्य जो होता है वो डेटा को कैरी करना होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू मीडियम। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो समझ सकते हैं लगातार होता है, कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल होता है वो लगातार होता है या फिर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है। ठीक है, और जिसकी जो वैल्यूज़ होती है वो बहुत स्मूथली चेंज होती है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि अचानक से वैल्यू चेंज हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो स्मूथली होता है। और एनालॉग सिग्नल पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, पीरियोडिक मतलब कि वो सिग्नल, वो एनालॉग सिग्नल जो अपने पैटर्न को एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट करता। ठीक है, और नॉन पीरियोडिक मतलब ऐसा सिग्नल जिसमें किसी प्रकार का पैटर्न या फिर किसी प्रकार का पीरियड नहीं होता है, तो वो नॉन पीरियोडिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, ये जो पहला एग्जाम्पल है वो है पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल बाद, जैसे अगर हम यहाँ देखें इस सिग्नल को, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसके बाद से आप फिर नोटिस कर रहे होंगे फिर से यही सेम पैटर्न यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब ये कि ये यहाँ पर एक पीरियड हो रहा है और उसके बाद यहाँ से ये दूसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? पीरियोडिक सिग्नल है, जिसको हम साइन वेव भी कह सकते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एक पीरियड होता है और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा पीरियड हो रहा है, तो ये हुआ पीरियोडिक सिग्नल। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार कोई पैटर्न नहीं है, ये रैंडम कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है, तो ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल्स रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स डज नॉट हैव एनी पीरियड। ठीक है, अब जो सिग्नल्स में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और बैंडविड्थ, ये 5 कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, बारी बारी जानते हैं। पहला होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, मतलब किसी भी सिग्नल का मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू, ये वैल्यू एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो किसी भी सिग्नल का वैल्यू एक्सिस का मैक्सिमम पीक पॉइंट जो होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, जिसको हिंदी में हम आयाम भी कहते हैं। आयाम, अगर हम पेंडुलम में बात करते हैं आयाम क्या होता है, तो अपने विस्थापन की स्थिति से एक तरफ के मैक्सिमम डिस्टेंस को आयाम कहते हैं। बस वैसे ये भी है कि सिग्नल के मैक्सिमम वैल्यू को, पीक वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा आता है पीरियड। पीरियड को हिंदी में हम आवर्तकाल भी कहते हैं। तो आवर्तकाल मतलब, पीरियड मतलब कि किसी सिग्नल को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय। ठीक है, एक साइकिल मतलब एक पीरियड। किसी भी सिग्नल को एक साइकिल पूरा करने में लगा समय पीरियड कहलाता है, या फिर हिंदी में इसको आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें ये सिग्नल यहाँ से शुरू होकर के यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो इसका जो पीरियड है वो यहाँ तक है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगा इसका, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो भी होगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ? पीरियड हुआ। ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे वैल्यू, टाइम की वैल्यू जो भी दे रहेगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा टाइम का, वो इसका पीरियड होगा। अब अगला जो टर्म यूज़ होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ठीक है, परिभाषा क्या होती है आवृत्ति की? एक सेकेंड में पूरे किए गए साइकिल्स या पीरियड्स की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक सेकेंड मतलब सपोज अगर हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लेते हैं, मान लेता है कि ये इतना 1 सेकेंड है, तो इसमें जो सिग्नल्स हैं
वो कितने, उसमें कितने पीरियड्स कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड में पूरे किए गए सिग्नल्स या साइकिल्स पीरियड्स की संख्या। अगर हम देखें तो एक यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में 1 साइकिल हो रहा है और यहाँ पर दूसरा साइकिल, मतलब ये कि ये दो इसका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसका? 2 है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ टर्म्स। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ये नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है जिसमें ग्राफ के माध्यम से डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब 0 या फिर 1, इसका भी समझ सकते हैं। 0 को हम लो कहते हैं और 1 को हाई कहते हैं। तो इसमें या तो केवल हाई होगा या फिर केवल लो होगा, बीच की वैल्यू नहीं होगी, इसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होंगी। इसीलिए ये नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि अचानक से वैल्यू चेंज होता है। 0 से अचानक 1 हो जाएगा, 1 से अचानक 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जो ये डेटा है 0 यानी इस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को वो हाई रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 1 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को, फिर 0 यहाँ से यहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 1 यहाँ। तो कुल मिला के जो भी हमारा जो वैल्यू जो बाइनरी डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है 0 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं डिजिटल सिग्नल में? बिट रेट और बिट लेंथ, ठीक है। तो जो बिट रेट होता है, अच्छा इसके पहले हमने एक चीज़ और नाम लिया था, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एक बार जान लीजिए। वेवलेंथ एनालॉग सिग्नल में होता है। जो वेवलेंथ उसका परिभाषा है कि किसी सिग्नल द्वारा एक पीरियड में तय किया गया दूरी वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। 1 सेकेंड में या एक पीरियड में तय किया गया दूरी वो कहलाता है वेवलेंथ, जिसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं बिट रेट पर। बिट रेट जो होता है उसमें होता है नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में भेजे गए बिट्स की संख्या क्या कहलाता है? बिट रेट कहलाता है, जिसको हम बिट्स पर सेकेंड भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीएस या फिर केबीपीएस, एमबीपीएस, इस तरह का नोटेशन यूज़ करते हैं बिट रेट के लिए, ठीक है। और अगर हम दिए गए इस एग्जांपल की बात करें, सपोज़ कि हमारा 1 सेकेंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में कितने, इसका हम अगर पूछें इस सिग्नल का रेट क्या है, तो 1 सेकेंड में जो सेंड किए जा रहे हैं सिग्नल्स के, जो सेंड किए जा रहे हैं वो कौन कौन से बिट हैं? 0 1 0 0 1 0, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 1 सेकेंड में 6 बिट सेंड करता है। तो हम कहेंगे इस सिग्नल का जो बिट रेट है वो 6 है, ठीक है। 6 BPS यानी 6 बिट पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका बिट रेट हुआ। बिट लेंथ होता है आपका जो डिस्टेंस, एक बिट द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो कहलाता है बिट लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, बिट लेंथ इक्वल टू प्रोपगेशन स्पीड इनटू बिट ड्यूरेशन। बिट ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए वो प्रोपगेट हुआ है, कितने समय के लिए वो चैनल में था, तो वो होता है ड्यूरेशन। और उसकी स्पीड, कितने स्पीड में वो ट्रेवल कर रहा है, उसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो बिट लेंथ कहलाता है, ठीक है। अगला आता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। कुछ नाम से मालूम चल रहा है इम्पेयरमेंट। पेयर मतलब होता है जोड़ा, और इम्पेयरमेंट मतलब वो जोड़ा समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अगर यहाँ परिभाषा पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इज कॉज्ड व्हेन सेंट सिग्नल एंड रिसीव्ड सिग्नल्स आर नॉट सेम या आइडेंटिकल। मतलब ये कि अगर सेंडर डेटा जो सेंड कर रहा है और रिसीवर जो डेटा रिसीव कर रहा है, दोनों का अगर हम मैचिंग करते हैं तो वो मैच अगर नहीं करता है तो हम कहेंगे कि इसमें ज़रूर कुछ एरर आया है और ज़रूर इसमें इम्पेयरमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब कि सेंडर जो ओरिजिनल सिग्नल या ओरिजिनल डेटा जो रिसीवर को भेज रहा है, प्राप्त होने के बाद भी
वही होना चाहिए, उसमें कुछ भी किसी प्रकार का एरर या कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड नहीं होना चाहिए, गार्बेज वैल्यू नहीं ऐड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर इम्पेयरमेंट हुआ है। और इम्पेयरमेंट के कौन कौन से कारण होते हैं, मेन जो कारण होते हैं वो होते हैं 3। पहला है अटेन्यूएशंस, डिस्टॉर्शंस और नॉइसेस। ठीक है, ये 3 मेन कारण हैं जो सिग्नल्स को सिग्नल्स को जो है मैच नहीं होने देते हैं या फिर उसमें कुछ एरर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हमारा सिग्नल मैच या डेटा मैच नहीं करता है। क्या होता है अटेन्यूएशन? अटेन्यूएशन मतलब होता है रुकावट। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे तो रुकावट होता है। रुकावट क्यों? और एक चीज़ और, लॉस ऑफ एनर्जी भी मिलेगा आपको इसका अर्थ। जो अटेन्यूएशन होता है, जब सिग्नल मीडियम मतलब जो फिजिकल मीडियम होता है, जैसे जो कॉपर वायर हमने जो पढ़ा है, ट्विस्टेड पेयर या फिर कोएक्सियल केबल, उसके थ्रू ट्रेवल करता है, तो मीडियम के रेजिस्टेंस, कुछ प्रतिरोधक होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण सिग्नल की एनर्जी जो होती है, जो क्या होती है, वो लॉस होने लगती है। ठीक है, तो जब ये लॉस होने लगता है तो जो सिग्नल जो होता है, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको बूस्टअप नहीं करेंगे तो ये सिग्नल वीक होते होते वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो रिसीवर के पास कुछ भी डेटा नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर का मेन फंक्शन जो होता है, वो जो वीक सिग्नल होते हैं उनको बूस्टअप करके ऑलमोस्ट ओरिजिनल सिग्नल की तरफ उसको जनरेट करना होता है, ऑलमोस्ट ओरिजिनल सिग्नल बनाना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो जो पॉइंट P1 है, पॉइंट 1 है, वहाँ पर जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ये सिग्नल है, लेकिन ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ चैनल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, जो सिग्नल हो क्या हुआ, हमारा वीक हो गया। ठीक है, तो उस सिग्नल को एम्पलीफायर के मदद से बूस्टअप किया गया, और बूस्टअप करने के बाद जो सिग्नल मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अब जो रिसीवर जो डेटा रिसीव करेगा वो ओरिजिनल सिग्नल से मैच कर लेगा। ठीक है, 99% वो मैच कर लेगा। जो लॉस होता है, एनर्जी जो लॉस होती है, सिग्नल्स जो लॉस होता है, अगर हम उसको मेजर करना चाहें तो उसका एक फार्मूला होता है जिसको डेसिबल बोलते हैं। तो इसका फार्मूला यहाँ देख सकते हैं आप, 1 डेसिबल इक्वल टू, यानी डेसिबल इक्वल टू 10 log P2 by P1 टू द बेस 10। P2 P1 क्या है? P2 पावर्स हैं, सिग्नल पावर्स हैं पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पर। पॉइंट P1 और P2 क्या है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब सेंडर सेंड कर रहा था तो वो पॉइंट P1 है, यहाँ पर सिग्नल पावर जो भी रहा होगा वो वैल्यू, और ये पॉइंट P2 है जहाँ पर सिग्नल इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर जब लॉस हुआ है तो वो पॉइंट P2 है, यहाँ पर जो पावर होगा वो पॉइंट P2 का पावर कहलाएगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा उसका बेस 10 पर लॉग वैल्यू निकालेंगे और उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर डेसिबल निकल जाएगा। मतलब ये कि कितना अटेन्यूएशन हुआ है, कितना लॉस ऑफ सिग्नल हुआ है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द अटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल व्हेन ट्रांसमिटेड इन मीडियम इट लूजेस हाफ इट्स पावर। ठीक है, मतलब ये कि अगर सेंडर कोई सिग्नल को सेंड करता है तो सेंड करने के बाद चैनल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसका सिग्नल किसी पॉइंट पर आधा हो जाता है। तो अगर आधा हो जाता है तो आप इसका कितना अटेन्यूएशन हुआ, कितना लॉस ऑफ सिग्नल हुआ है, वो आपको ज्ञात करना है, वो आपको पता करना है। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसको ट्राई करिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। स्लाइड्स में मैं लास्ट में जब स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ तो उसमें आंसर भी मैंने ऐड किया है, वो आंसर आपको उस समय दिखेगा, अभी के लिए नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला जो कारण है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का, वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है? सिग्नल्स को एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है ये, और डिस्टर्बेंस ये इतना उत्पन्न कर देता है कि जो सिग्नल्स का जो शेप होता है वो बिल्कुल चेंज कर देता है उसको। ठीक है, और जो फेज होता है उसको भी डिफर कर देता है। तो ये डिस्टॉर्शन सिग्नल में एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अगला आता है नॉइज़। नॉइज़ एक तरह का रैंडम सिग्नल होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल सिग्नल में एरर उत्पन्न करता है। ठीक है, नॉइज़ के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे थर्मल नॉइज़ होता है, इंड्यूस्ड नॉइज़ होता है,
क्रॉस टॉक नॉइज़ होता है और इम्पल्स नॉइज़ होता है, जो सिग्नल को करप्ट कर देता है। करप्ट करने के बाद जो ओरिजिनल सिग्नल था वो करप्टेड सिग्नल से मैच नहीं करेगा। इसका मतलब उसमें जरूर कुछ ना कुछ उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल्स या अनवांटेड डेटा या गार्बेज वैल्यू ऐड हुए हैं। ठीक है, तो जैसे थर्मल हम देख लेते, थर्मल नॉइज़ क्या होता है, समझ सकते हैं ऐसे कि जो वायर में जो करंट फ्लो होता है उनकी वजह से जो एरर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं थर्मल नॉइज़। इंड्यूस्ड नॉइज़ जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या इलेक्ट्रिकल मोटर है, उसके आसपास से अगर कोई वायर गुजरता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं वो कुछ डिस्टर्बेंस या फिर कोई नॉइज़ वो सिग्नल्स में ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है इंड्यूस्ड नॉइज़। इसी तरह क्रॉस टॉक नॉइज़ होता है, वो इफेक्ट होता है वो किसी दूसरे तार की वजह से, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल तार सपोज है और साथ में हमने अपना सिग्नल वाला भी तार उसके साथ साथ फैला रखा है, तो वो जो पहला तार है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक जो पावर फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हमारे सिग्नल में नॉइज़ ऐड होने लगता है, तो वो कहलाता है क्रॉस टॉक। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं नॉइज़ के कारण जो सिनेरियो उत्पन्न होता है। जैसे ये ओरिजिनल सिग्नल है सेंटर साइड पर, और ये जब ये सेंड करता है ट्रांसमिशन मीडियम में तो कहीं पर नॉइज़ के कारण, ये सपोज नॉइज़ है, ये नॉइज़ सिग्नल है, चाहे वो थर्मल नॉइज़ हो, इंड्यूस्ड नॉइज़ हो, चाहे क्रॉस टॉक नॉइज़ हो, चाहे इम्पल्स नॉइज़ हो, ये इन तरह का नॉइज़ होता है, ये नॉइज़ सिग्नल होता है जो ओरिजिनल सिग्नल में ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद कुछ इस तरह का डेटा सिग्नल हो जाता है जिसमें नॉइज़ प्लस सिग्नल दोनों इसमें दिखने लगेगा। ठीक है, जिसको हम नॉइज़ी सिग्नल भी बोलते हैं। तो अब देखिए, अब इसको मैच कराइए, ओरिजिनल सिग्नल से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें नॉइज़ भी ऐड हो गया है, इसलिए ये डेटा करप्टेड है, ये सिग्नल करप्टेड है, रिसीवर को जो मिलेगा वो करप्टेड सिग्नल मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि जो अगर हमारा कोई चैनल नॉइज़ी है या नॉइसलेस है तो उस केस में डेटा का रेट क्या होगा, बिट रेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें डेटा रेट निकालना है नॉइसलेस चैनल पे या नॉइसलेस मीडियम में, तो उस डेटा रेट को या बिट रेट को हम नाइक्विस्ट बिट रेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है बिट रेट इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग एल टू द बेस 2, जहाँ पर एल क्या है, एल इज़ नंबर ऑफ सिग्नल लेवल यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। ये सिग्नल लेवल्स होता है, एल जो होता है वो सिग्नल लेवल होता है। ठीक है, और बिट रेट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह दूसरा है डेटा रेट फॉर नॉइजी मीडियम, वहाँ पर शैनन कैपेसिटी, इसका नाम अगर हम कहें कि नॉइजी चैनल में बिट रेट क्या होगा तो उसका नाम है शैनन कैपेसिटी, शैनन कैपेसिटी बिट रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है बिट रेट इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू लॉग 1 प्लस SNR टू द बेस 2। ठीक है, SNR क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सिग्नल पावर को एवरेज नॉइस पावर से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अगर हम सिग्नल पावर और नॉइस पावर को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शैनन कैपेसिटी बिट रेट और नाइक्विस्ट बिट रेट दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फॉर्मूले बेस पर है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर स्लाइड में ज़रूर है, लेकिन अभी मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ और वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसको देखिएगा और इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। आते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, वो डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग 5th जनरेशन बेहराउज फ्रोजन, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक होता है और इससे मैंने आपको ये स्लाइड्स कवर किए हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब दूँ। और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, देखिए इसको बार बार जब तक कि डाउट क्लियर ना हो, और डाउट होने पर आप बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, बिल्कुल मुझे आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।